गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक सुधार। आज हम लोग थर्मोडायनामिक कॉन्सेप्ट विद द बेस ऑफ द पावर पार्ट 1 का थोड़ा सेशन लेंगे, जिसमें आपको बेसिक थर्मोडायनामिक सिस्टम कॉन्सेप्ट हमारे पावर में कहां काम आती है और आपको यूटिलाइजेशन कैसा होता है उसका सिस्टम प्रोसेस का, उसका स्टडी करेंगे। तो थर्मोडायनामिक्स बेसिकली है क्या? तो एक ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, थर्म प्लस डायनामिक। थर्म बोले तो हीट, डायनामिक बोले तो एनर्जी, यानी मैं हीट और एनर्जी का एक इंटरेक्शन करूंगा, या मैं हीट देकर एनर्जी में कन्वर्ट करूंगा या एनर्जी हीट में कन्वर्ट करूंगा। वो जो इंटरेक्शन जो होगा उसको हम लोग बोलेंगे थर्मोडायनामिक्स। जैसे इधर हीट एनर्जी, एक दूसरे को इंटरेक्शन करने के बाद जो हमको फॉर्म मिलेगा उसको बोलेंगे एनर्जी। तो इसका डेफिनेशन देखेंगे थर्मोडायनामिक्स की। तो थर्मोडायनामिक्स इज अ डेफिनेशन डिफाइंड एज अ साइंस ऑफ energy interaction and its effects on resultant with the physical of the matter. Physical resultant with the physical of the matter का मतलब क्या हुआ कि यदि मैं किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी मैटर्स को यदि मैं हीट दूंगा तो वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होगी। जैसे कि मैं बताऊं आपको, एक सॉलिड है, ठीक है ना, सॉलिड जिसमें एक आइस है, आइस को मैंने गर्म किया, ठीक है ना, तो क्या बनेगा? लिक्विड बन जाएगा, एक लिक्विड फॉर्म आ जाएगा। ओके, यदि मैं लिक्विड को गर्म किया, एक बीकर में मेरा लिक्विड है, ये वाला है, ठीक है ना, ये लिक्विड बना है मैंने, तो लिक्विड को मैं यदि हीट दे रहा हूं तो ये लिक्विड कुछ टाइम के बाद कुछ हीट गेन करने के बाद वो गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये जो इंटरेक्शन है उसको बोलेंगे हम लोग थर्मोडायनामिक्स की वो एक ब्रीफ डेफिनेशन ही वाली है, ठीक है ना। अभी थर्मोडायनामिक्स हमारे पावर प्लांट में काम कैसे करता है वो बताने से पहले एक थर्मोडायनामिक्स का बेसिक एक स्कीमेटिक डायग्राम आपको मैं समझा देता हूं, तो आपको मालूम पड़े कि हमारी हीट जो इंटरेक्शन हो रही है वो कौन से पार्ट में, कौन से इक्विपमेंट में, कौन से प्रोसेस में, कौन से साइकिल में इसका यूटिलाइजेशन हो रहा है, वो एक हम लोग ब्रीफ में देखेंगे थोड़ा। तो ये एक स्कीमेटिक डायग्राम है हमारा थर्मल पावर प्लांट का, जिसमें ये इंडिकेट कर रहा है बॉयलर्स, ये है टरबाइन, ये है हमारा जनरेटर, ये है कूलिंग टावर और ये कंडेंसर और ये है पंप, हीट पंप, ठीक है ना। तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे मेरा बॉयलर्स है, बॉयलर्स में क्या है, फ्यूल, एयर और वाटर, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे वाटर, बोलेंगे वाटर। तो मेरा एक सर्टेन मास ऑफ क्वांटिटी जो फ्यूल है उसके साथ में सर्टेन क्वांटिटी एयर का मैं कंबशन करूंगा। किस लिए करूंगा? मेरा ये पानी जो लिक्विड स्टेट में इधर है, देखना इधर लिक्विड स्टेट में मेरा वाटर है, ठीक है ना, ये फीड करने के बाद पूरा कंबशन धुआं बनेगा, इसमें कंबशन जो होने के बाद कुछ टाइम के बाद कुछ हीट गेन करने के बाद उसका गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, जो बोलेंगे स्टीम। तो ये मेरी स्टीम कहां जाएगी? टरबाइन में जाएगी। टरबाइन में क्या करेगी? टरबाइन को घुमाने में काम आएगी, ठीक है ना। तो टरबाइन घूमने से क्या होगा? अल्टीमेटली उसको वर्क कैसे मिलेगा? तो हमने इधर एनर्जी का फीड किया और अपने को वर्क आउटपुट में क्या मिला? अपने को पावर। क्या मिला? पावर। मैं फिर से बताता हूं आपको एक बार, यहां हमारा बॉयलर है, बॉयलर से पानी फीड किया, पानी को बॉयल किया, पानी को कुछ हीट ऐड किया हमने, उसमें हीट को कंटिन्यू ऐड कर रहा हूं मैं, और कुछ टाइम के बाद वो एक वाटर से स्टीम गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट होती है। वो गैसेस फॉर्म को हम लोग टरबाइन में डालते हैं हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर में। उसके बाद वो टरबाइन अपना वर्क देती है, उसके बाद अपने को पावर मिलता है, ठीक है ना। यदि मैं इधर से हाई प्रेशर डालने के बाद इधर मेरा प्रेशर कम हो जाएगा। ये पूरी टर्मिनोलॉजी जो है ये हम लोग पूरा स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। अभी हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट के पार्ट हम लोग पूरा स्टडी कर रहे हैं, जिसमें पूरा टरबाइन क्या है, कैसे काम करता है, प्लस उसमें थर्मोडायनामिक्स कौन सी साइकिल में काम करता है, वो हम लोग स्टडी करेंगे बाद में, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपना ये स्टीम आउट हुआ, जिसका प्रेशर प्लस टेम्परेचर प्लस वॉल्यूम कम रहेगा, ठीक है ना, ये। और इधर क्या करेगा? ये कंडेंसर क्या करता है? पानी को जो लिक्विड फॉर्म में जो है इधर जो पूरा जो आएगा
केवल रहेगा लिक्विड प्लस गैसियस फॉर्म में रहेगा। टरबाइन का आउटलेट एक सैचुरेटेड स्टीम जैसा रहेगा, उसको मेरे को और ठंडा करके उसको प्योरली लिक्विड में कन्वर्ट करना है, उसके लिए मैं कंडेंसर यूज करूंगा। यहां मेरा कंडेंसर है, जो कंडेंसर कैसे काम करता है, एक ठंडा पानी का फ्लो इधर है, जिसको पंप के थ्रू में इधर फीड करता हूं, वो एक हीट एक्सचेंजर काम करेगा, ठीक है ना। मैं इधर हीट एक्सचेंजर का थोड़ा ड्राइंग बनाता हूं इधर में आपको, ये वाला, तो जहां से मेरा ये वाला पानी इन होगा और एक पानी आउट होगा। कौन सा पानी? CW वाला, जिसमें कूलिंग वाला पानी, ठीक है ना। और यहाँ से मेरी लिक्विड प्लस गैसेस वाली स्टीम ऐड होगी और इधर मेरा ये प्योरली लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, टरबाइन का वर्क आउटलेट, टरबाइन का काम होने के बाद, टरबाइन जो मतलब पावर प्रोड्यूस करने के बाद एक सैचुरेटेड स्टीम बनेगी जो लिक्विड और गैस फॉर्म में रहेगी, उसको मैं प्योरली लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट के लिए कंडेंसर यूज करता हूं। उसके बाद इधर मेरा पंप है ये वाला, जो पंप ये पानी को कलेक्ट करके इसको वापस बॉयलर में फीड करेगा। तो ये पूरी साइकिल को हम लोग बोलेंगे, एक थर्मल साइकिल बोलेंगे इसको, ठीक है ना। यहाँ पे एक तो ये वाला पानी का हुआ, ये वाला, ठीक है ना, एयर का हुआ और ये स्टीम का हुआ। तो यहां से अपना एयर पूरा कंबशन होकर इधर हमारा चिमनी के थ्रू बाहर निकल जाएगी, ठीक है ना। तो ये बेसिक थोड़ा स्कीमेटिक डायग्राम है जो हम लोग समझ सकते हैं वाला। अभी इसमें क्या बेसिकली जो हम लोग आगे पढ़ा कि हीट और वर्क, ठीक है ना, एक इसके एक इंटरेक्शन, एनर्जी इंटरेक्शन हुआ। तो इसका एनर्जी इंटरेक्शन कहां पे हुआ? एनर्जी इंटरेक्शन और यहां पे हुआ, ठीक है ना। कहां पे हुआ? बॉयलर में हुआ। क्या ये बॉयलर में इधर मैंने कुछ सर्टेन टेम्परेचर का पानी फीड किया, ठीक है ना, कुछ प्रेशर के साथ फीड किया पानी मैंने, और उसको इधर हाई प्रेशर इधर हाई टेम्परेचर में उसको गेन किया। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा एनर्जी फीड हुआ, उसके लिए वो प्रेशर टेम्परेचर उसका बढ़ गया। प्रेशर इसमें कांस्टेंट रहेगा क्योंकि मेरा ये जो बॉयलर है वो कांस्टेंट प्रेशर में खाली टेम्परेचर खाली उसको राइज होगा, क्योंकि हम लोग उसको फीड कर रहे हैं। क्या फीड कर रहे हैं? कोल, कंबशन कर रहे हैं। कंबशन के लिए वो वाला पहले हीट गेन के लिए उसको यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक एनर्जी इंटरेक्शन हुआ, ठीक है ना। यहाँ पे एनर्जी इंटरेक्शन हुआ, क्या किया, ये जो फेज था हमारा इसको चेंज किया, ठीक है ना। यहाँ पे भी चेंज किया, यहाँ पे प्योर गैसियस फॉर्म में था, वो टरबाइन ने इधर पूरा लिक्विड और गैस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पे भी हमारा फेज चेंज हुआ, यहाँ भी फेज चेंज। तो पूरा एक पावर प्लांट बेसिकली एक थर्मल डायनेमिक्स के प्रिंसिपल पे पूरा वर्क कर रहा है, ठीक है ना। आगे चलो देखते हैं हम थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। थर्मोडायनेमिक्स में डेफिनेशन तो देख लिया हमने, ठीक है ना, कि हीट और एनर्जी के इंटरेक्शन होने के बाद वो अपना डिफाइन करता है कि उसको क्या बोलेंगे, थर्मोडायनेमिक्स बोलेंगे उसको। यहाँ ये दूसरा भी है, इसको हम लोग 3E, इसको हम लोग 3E से डिनोट करेंगे। इसमें 3 क्या है? एक तो एनर्जी, एंट्रोपी और इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। एनर्जी हमारा क्या है, एक वन फॉर्म से अनदर फॉर्म कन्वर्ट करने के लिए हम लोग एनर्जी यूज करते हैं, जैसे हम लोग आगे देखा, ठीक है ना। लिक्विड फॉर्म से गैसेस फॉर्म करने के लिए, गैसेस से लिक्विड फॉर्म करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, आइस को रखता हूं मैं गर्म किसी बकेट में, तो उसको मैं कन्वर्ट करके लिक्विड बना सकता हूं मैं, ठीक है ना। या उसको हीट करूंगा तो उसको गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट कर पाऊंगा मैं, तो उसको बोलेंगे एनर्जी, ठीक है ना। एंट्रोपी एक बड़ा सब्जेक्ट है, इसमें खाली अभी इतना हम लोग देखेंगे। एंट्रोपी के हम लोग बाद में लेसन लेंगे, जिसमें पूरा डिटेल में हम एंट्रोपी पता कि एंट्रोपी क्या चीज है, ठीक है। यहाँ खाली हम लोग इतना बात करेंगे, रैंडमनेस ऑफ हीट ऑफ एनी प्रोसेस ऑफ स्टीम। किसी भी पर्टिकुलर मास की यदि रैंडमनेस ऑफ हीट मालूम मेरे को है, तो उसकी मैं एंट्रोपी निकाल सकता हूँ, उस पर डिपेंड करेगा। तीसरा है हमारा इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। इक्विलिब्रियम हमारा 3 है, एक तो मैकेनिकल है, केमिकल है और थर्मल, यानी टेम्परेचर इक्विलिब्रियम। तो हम लोग डिटेल में उसको देखेंगे। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम क्या है? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। यदि मैं मेरे पास एक दो फोर्स, एक मास है ए और बी, ठीक है ना, ये मास है ये वाला। यदि ये एक दूसरे पे इंटरेक्शन, इधर मैं फोर्स F लगा रहा हूं, इसमें
फोर्स लगने के बाद अल्टीमेटली क्या है, फोर्स को बैलेंस करता है, ठीक है ना। सेम मास यदि फीड करूंगा मैं तो रिजल्ट अपने को कुछ नहीं मिलेगा, उसको बोलेंगे मैकेनिकल इक्विलिब्रियम बोलेंगे। फिर बोले केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। केमिकल किसको बोलते हैं, यदि मेरे पास केमिकल ए है और केमिकल बी है, ठीक है ना, इसको मिक्स करने के बाद मेरे को यदि केमिकल सी और डी मिलता है, ठीक है ना, क्या क्या मैंने केमिकल ए केमिकल बी को ऐड किया, उसके मिलने के बाद यदि मेरे को सी और डी केमिकल का सेम प्रॉपर्टी मिलता है मेरे को है, तो वो बोलेंगे सिस्टम केमिकल इक्विलिब्रियम है, ठीक है ना। अभी हम लोग जाएंगे थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। थर्मल में क्या होता है हमारा, थर्मल में क्या, थर्मल इक्विलिब्रियम समझने के लिए हमको एक समझे कमरा है, ठीक है ना। कमरा में मैंने एक चाय के प्याला है, एक चाय ठंडी चाय मेरी है, एक चाय गर्म चाय है, वो यदि मैं इंटरनेट मास पर रखूंगा मैं उसको पर्टिकुलर स्पेसिफिक रीजन पे, ठीक है ना, तो सर्टेन टाइम के बाद वो दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा, ठीक है। एक मैं कप में इधर रखा मैंने जो कोल्ड है और ये इसमें इधर रखा और ये सराउंडिंग सिस्टम में मैं रखता हूँ इसको मेरे वाला, तो समझो इसका टेम्परेचर 60 है और इसका टेम्परेचर 25, ठीक है ना। तो कुछ टाइम के बाद ये वाला टेम्परेचर जो हमारा 60 से इधर आके दोनों का मैच करके इक्वल टेम्परेचर कर देगा, उसको क्या करेगा, टेम्परेचर इक्वल कर देगा उसका, ठीक है ना। ये एक प्रिंसिपल है हमारा जो थर्मोडायनामिक्स लॉ, जो हम लोग आगे स्टडी करेंगे। इसमें अपना डिटेल में दिया हुआ है कि जो भी हीट है वो हाई एनर्जी से लो एनर्जी में कन्वर्ट होती है, यानी हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में कन्वर्ट करने का जो प्रिंसिपल अपना है वो हम लोग आगे थर्मोडायनामिक्स के लॉज, जो इसके बाद हम लोग जैसा सेशन कवर करेंगे उसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो यदि ये तीनों चीज यदि कोई सिस्टम में है, यदि मैकेनिकल भी है, केमिकल भी है, थर्मल भी है, तो ये सिस्टम को बोलेंगे हम लोग थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम सिस्टम है पूरी हुआ, ठीक है ना। अभी हम लोग बात करें थर्मोडायनामिक अप्रोच, ठीक है ना। अप्रोच बोले तो क्या है, तो अप्रोच हम लोग दो तरह डिफाइन किया हुआ है, एक तो माइक्रोस्कोपिक अप्रोच एंड माइक्रोस्कोपिक अप्रोच, ठीक है ना। यदि मेरे को कोई सिस्टम में यदि बात करें हम लोग कोई भी मैटर्स ऑफ स्टडी एट मॉलिक्यूलर लेवल, यानी उसकी डीपली स्टडी करता हूं किसी की पर्टिकुलर वॉल्यूम की, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने एक सिस्टम बनाया, मेरा ये रीजन है वाला, ठीक है ना। ये रीजन में ये पूरा गैसेस फॉर्म है वाला, एक रूम में एयर है, या मानो ये रूम है, ये रूम में हम लोग एयर है, बराबर एयर रखी हुई है, जिसके सर्कुलर एयर तो है ये वाले। तो यहाँ पे हम लोग मैं इसको यदि ये एयर को यदि मॉलिक्यूलर लेवल पर स्टडी करूंगा, ठीक है ना, तो उसको मैं बोलूंगा माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। और माइक्रोस्कोपिक में क्या रहेगा ये वाला, यदि मैं उसको मॉलिक्यूलर लेवल पर स्टडी नहीं कर रहा हूँ, खाली जनरल लेवल पर स्टडी कर रहा हूँ, जैसे मेरा समझो बात करें हम लोग ये रूम है, ठीक है ना, रूम में एक मेरे को टच हो रहा है कि मैं कुछ चीज को टच करता हूं तो मेरे को गर्म लगेगी या ठंडी लगेगी, या मेरे को प्रेशर आया हवा का तो मैं अगर मालूम बड़ा प्रेशर आया होगा, तो ये मेरा क्या हुआ, ये माइक्रोस्कोपिक अप्रोच हुआ है। और यदि मैं पर्टिकुलरली मास में पर्टिकुलरली मॉलिक्यूल से स्टडी कर रहा हूं, ठीक है ना, तो जिसको मेरे को पर्टिकुलरली उसके माइक्रो लेवल में पर्टिकुलरली मास की स्टडी कर रहा हूं मैं, तो वो पूरा पॉइंट आएगा माइक्रोस्कोपिक में आएगा, ठीक है ना। जैसे हम लोग खुद की बात करें, यदि हम लोग लेबोरेटरी में जाते हैं, ठीक है ना, तो यदि मैं नॉर्मल अपना ब्लड प्रेशर नपवाता हूं मैं या बुखार चेक करवाता हूं मैं, ठीक है ना, तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, नॉर्मल खाली बाहर से मेरे को कोई मास्क लेना नहीं पड़ता उसमें, कि मास्क देके मेरे को मेरा बीपी चेक करेगा या टेम्परेचर चेक करेगा, हाँ नॉर्मल चेक हो जाएगा मीटर से और इधर से टेम्परेचर चेक करेगा। यदि मेरे को अंदर मेरा खून को चेक करना है, अंदर है मेरा खून को चेक करना है, जैसे मेरे को खून देना पड़ेगा, तो उसमें मेरा हीमोग्लोबिन, सीबीसी, व्हाटएवर, इसको जो भी डिटेलिंग में स्टडी करेंगे वो हम लोग उसको, तो इसमें ऐसा ही है जो डिटेलिंग में स्टडी करेंगे उसको माइक्रोस्कोपिक अप्रोच में आएगा, और जो एवरेज मॉलिक्यूलर लेवल पर स्टडी करेंगे जिसको हम लोग बोलेंगे माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। तो यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक को हम लोग स्टैटिकल थर्मल बोला हुआ है और माइक्रोस्कोपिक को क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स बोला हुआ है।
अभी हम लोग जाएंगे थर्मोडायनामिक सिस्टम। तो एक सिस्टम क्या है, तो सिस्टम को हम लोग ऐसा डिफाइन करेंगे कि कोई भी इनफाइनाइट मास मेरा पर्टिकुलर सिस्टम में है, इसका एक मेरा रीजन बताया हुआ है। ये रीजन की यदि मेरे को स्टडी करनी है पूरी, ये रीजन को स्टडी करने के लिए मैं कोई एक इनफाइनाइट मास लूंगा, ठीक है ना, जिसको सराउंडिंग सराउंडिंग इसको बोलेंगे हम लोग, जो सिस्टम के बाहर है, जो सिस्टम के एक्सटर्नल है, उसको बोलूंगा मैं सराउंडिंग बोलूंगा, ठीक है ना, सराउंडिंग। ठीक है, तो ये है सिस्टम की बॉर्डर बाउंड्री, ठीक है। ये स्पेसिफिक रीजन से जो बनेगा, ये जो बॉर्डर में बाउंड्री के अंदर जो रहेगा पूरा मास वॉल्यूम जो रहेगा, ठीक है ना, इस पर्टिकुलर सिस्टम में ये पर्टिकुलर जोन को मेरे को स्टडी करना है, पर्टिकुलर स्पेसिफिक इनफाइनाइट मास की स्टडी करना है, तो उसको बोलूंगा मैं सिस्टम। तो क्या करेगा, सिस्टम को डिफाइन कैसे करेगा हम लोग, जो इसके लिए पूरा अंदर जो मास रहेगा उसका भी डिपेंड रहेगा, और ये पूरा जो सिस्टम है उसके अंदर पूरा वॉल्यूम का भी डिपेंड रहेगा, ठीक है ना। क्वांटिटी ऑफ मैटर मास इज मेजर्ड बाय एनर्जी, ठीक है ना, कंट्रोल वॉल्यूम और कंट्रोल मास। तो यहां पर हम लोग क्या किया हुआ है कि ये पर्टिकुलर सिस्टम में यदि मेरा कोई मास है तो उसको मेजर में केजी में कर लूंगा, ठीक है ना, तो ये मेरा कंट्रोल मास भी हो सकता है। यदि इसको मैं ये वाला मास को मैं डिफाइन करना मेरे को दूसरी तरह से, क्योंकि काफी अपना इक्विपमेंट्स है तो कंट्रोल मास में भी अपना एप्लीकेबल है, कुछ अपने को सर्चिंग उसका पूरा एनालिसिस करना है सिस्टम का, तो सिस्टम का एनालिसिस के लिए हम लोग को दो यूज करेंगे, कंट्रोल मास और कंट्रोल वॉल्यूम। तो कुछ इक्विपमेंट हमारा कंट्रोल मास से भी हम लोग उसको स्टडी कर पाएंगे, कुछ इक्विपमेंट को हम लोग कंट्रोल वॉल्यूम से भी स्टडी कर पाएंगे, जिससे आगे देखेंगे हम लोग क्या क्या है वो वाला। तो ये पर्टिकुलरली ये रीजन को बोलेगा सिस्टम, ठीक है ना। अभी सिस्टम में तीन टाइप के सिस्टम है जिसको हम बात करेंगे, क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है ना। अभी क्लोज सिस्टम किसको बोलेंगे, क्लोज सिस्टम किसको बोलेंगे, तो ये मेरी सिस्टम है, ठीक है ना। यदि सिस्टम में मेरा पर्टिकुलर मास फिक्स है, ठीक है, मास को इधर वैरी नहीं करेगा, मास मेरा इधर क्या है फिक्स है, ठीक है ना। ये मास में मेरा यदि एनर्जी इसमें इन हो सकती है और एनर्जी खाली आउट हो सकती है, ठीक है ना। ये सिस्टम में क्या है, ओपन, हम लोग ओपन सिस्टम की बात करें, ओपन सिस्टम में एनर्जी एक पर्टिकुलर मास फिक्स रहता है, जिसमें एनर्जी इन हो सकती है, एनर्जी आउट हो सकती है, इसमें मास का मूवमेंट नहीं हो रहा है, यदि मास उसमें ट्रांसफर नहीं हो रहा है, खाली वो हीट ले रहा है, हीट ले रहा है, ठीक है ना, वो सिस्टम को हम लोग बोलेंगे क्लोज सिस्टम, जिसमें हमारा खाली एनर्जी का इंडक्शन खाली हो रहा है, नहीं तो मास का हो रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए पर्टिकुलर इसको बोलेंगे हम लोग कंट्रोल मास प्रोसेस, क्या बोलेंगे क्लोज सिस्टम को हम लोग कंट्रोल मास। इसका रीजन क्या है, खाली कंट्रोल मास वाले सिस्टम में खाली एनर्जी इन हो सकती है और एनर्जी आउट हो सकती है, इसका मास फिक्स रहता है, ठीक है ना। अभी मैं बात करूंगा ओपन सिस्टम, ठीक है ना। ओपन सिस्टम हमारा क्या है, तो ये पर्टिकुलर सिस्टम हुआ, ठीक है ना, ये पर्टिकुलर सिस्टम हमारा हुआ ये वाला, ये सिस्टम हम लोग एनर्जी इन भी हो सकती है, एनर्जी आउट भी हो सकती है, ठीक है ना। इसमें भी सेम ऐसा ही है, एनर्जी इन आउट, लेकिन इसमें मास इन भी हो सकता है और मास आउट भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये पर्टिकुलर सिस्टम को बोलेंगे हम लोग ओपन सिस्टम। ये क्या करेगा, स्पेसिफिक जो जो अपना सिस्टम का मास है पूरा वो फिक्स नहीं रहेगा, वो वेरिएबल में चला जाएगा। इसके जब भी कोई मास एंटर होता है सिस्टम में, उसके बाद वो हीट लेके हीट गेन करके वो मास को वापस चला जाएगा सिस्टम आउटसाइड में, और इधर हीट इन होगी और हीट आउट होगी। इसका हम लोग डिटेल में एग्जांपल देखेंगे, ठीक है ना। तो ये इसको बोलेंगे हम लोग ओपन सिस्टम, ठीक है ना। अभी हुआ अपना आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम क्या है कि ये सिस्टम में ना तो हीट बाहर जा सकती है
इसमें हीट भी बाहर है, हीट और मास। इसमें हीट भी बाहर जा सकती नहीं है या अंदर आ सकती नहीं है, या एनर्जी भी अंदर आ सकती है या नहीं आ सकती है, ठीक है नहीं बाबा। तो इसको बोलेंगे हम लोग आइसोलेट सिस्टम। जो खाली पर्टिकुलर मास को आइसोलेट रखेगा, वो सिस्टम को बाकी सराउंडिंग से कोई उसको लेना देना नहीं है, ठीक है ना। अभी इसका हम लोग एग्जांपल देखेंगे, ये वाला ये ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेट सिस्टम, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, देखो ओपन सिस्टम में बात करूंगा मैं। तो ओपन सिस्टम किसको, जैसे हम लोग बात किया कि खाली हीट को इन और आउट कर सकता है वो वाला, ठीक है ना। यानी एनर्जी का इंट्रैक्शन पॉसिबल उसमें है, लेकिन मास का इंट्रैक्शन पॉसिबल नहीं उसमें है। जैसे हम लोग बोलेंगे सन, ठीक है ना, जैसे बोलेंगे हम लोग सन में क्या हो रहा है, खाली वो सन अपने को रिफ्लेक्ट करके इधर खाली एनर्जी ट्रांसफर करता है, लेकिन इधर का इसका वॉल्यूम इधर नीचे आ रहा है, ठीक है ना। ये एग्जांपल इसका भी हो सकता है वाला। दूसरा इसको ऐसा बोलेंगे, यदि मैं एक बकेट में, एक बीकर में, ठीक है ना, एक बीकर रखता हूं इधर, और एक बीकर में ग्लास में कुछ मैं आइस का पी सकता हूं, ठीक है ना। ये लिक्विड है ये वाला मेरा, और ये आइस है, ठीक है ना। तो लिक्विड का टेम्परेचर कितना है, हम लोग 20 डिग्री, ठीक है ना, और आइस सर्टेन टेम्परेचर में एक है, ठीक है ना। तो यदि इसमें रखने के बाद यदि थोड़ा टाइम के बाद क्या होगा, ये जो 20 डिग्री का पानी है, जो ये क्या करेगा, लो डिग्री टू ये वाला बर्फ का जो रहेगा टेम्परेचर और एक पानी का टेम्परेचर मिला के एक सेम बन जाएगा टेम्परेचर, ठीक है। तो इसमें ये वाला वाटर कहीं ट्रांसफर नहीं हो रहा है। हाँ, उसकी जो हीट थी, उसकी जो एनर्जी थी बर्फ की, वो उसे ट्रांसफर कहां किया, पानी को किया, ठीक है ना। तो कुछ टाइम के बाद दोनों लिक्विड सेम टेम्परेचर पे आ जाएगी, जैसे हम लोग थर्मल इक्विलिब्रियम में पढ़ा हुआ वाला, ऐसा इसमें पानी को बैलेंस कर देगा, ठीक है ना। यदि दूसरी बात करें हम लोग ये वाला, ये मैं पिस्टन लेता हूं, ठीक है ना। ये वाला पिस्टन में ये मेरा है सिलेंडर है, ठीक है ना। ये पिस्टन में मेरा ये सिलेंडर है वाला है, इसमें ये विदाउट वॉल सिस्टम की बात हम लोग कर रहे हैं, जिसमें वॉल नहीं है, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा कि ये ऊपर नीचे इधर समझो एयर सक्शन हुआ और ये एयर कंप्रेस हुआ। तो ये पर्टिकुलर जो रीजन है उसको बोलेंगे हम लोग कंट्रोल मास, ठीक है ना। ये कंट्रोल मास क्या करता है, खाली इसको कंप्रेस करता है और ये मूवमेंट दे रहा है, लेकिन इसमें हीट ट्रांसफर हो रही है, लेकिन इस पर्टिकुलर मास हम लोग ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं। तो पर्टिकुलर ये सिस्टम को हम लोग बोलेंगे ओपन सिस्टम, जिसमें खाली हीट बाहर जा सकती है, लेकिन मास हमारा बाहर जा नहीं सकता है। सेम ऐसा है, आइस का मास बाहर नहीं जा सकता है, क्योंकि ये स्पेसिफिक रीजन की बॉडी में फिक्स है और इधर ये बीकर में लगा हुआ है। तो इसके खाली एनर्जी इंट्रैक्शन खाली सिस्टम होगी वाली, ठीक है ना। अभी हम लोग बात करेंगे क्लोज सिस्टम, ठीक है ना। क्लोज सिस्टम का एग्जांपल करेंगे हम लोग, तो हमारा जैसे पावर प्लांट में एयर कंप्रेसर है, ठीक है ना, हमारे पंप्स है, टर्बाइन्स है, ब्लोअर्स है, वो सभी हमारा ओपन सिस्टम में आएगा। वो क्या करेगा, जो एनर्जी लेता भी है, एनर्जी देता भी है, मास इन भी होता है और सर्टेन मास ऑफ वॉल्यूम बाहर भी निकलता है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग थोड़ा देखेंगे डिटेल में। तो ये क्या बता रहा है, समझो मेरा इधर कंप्रेसर है, ठीक है ना। ये कंप्रेसर की बात करूं मैं स्पेसिफिक इधर। तो ये कंप्रेसर में क्या है, ये हीट, इसकी जो पावर है इधर हम लोग फीड कर रहे हैं इसको, और इधर अपने को ये पावर थोड़ा बाहर भी जा रहा है, आउट भी हो रहा है, ठीक है ना। इधर एक पर्टिकुलर प्रेशर का वॉल्यूम एयर जो इन हो रहा है और इधर हम लोग उसको बाहर निकालना है, ठीक है ना, पर्टिकुलर प्रेशर और वॉल्यूम।
तो हम लोग समझेंगे इधर क्या ये हो रहा। तो इसमें क्या हो रहा है, कंप्रेसर के लिए कंप्रेसर जो सक्शन करेगा हमारे पावर प्लांट में, काफी कंप्रेसर जो इफेक्टिव इसके पावर प्लांट हार्ड माना जाता है, उसकी बात करता हूं मैं अभी। तो कंप्रेसर क्या करता है, एटमॉस्फेरिक में से एयर को सक्शन करके उसको पर्टिकुलर प्रेशर पे कंप्रेस करके उसका हाई प्रेशर जोन में कंप्रेसर उसको डिस्चार्ज करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ का मास ये डिफाइन किया हुआ मास एंटर भी होगा और डिफाइन किया मास बाहर भी निकलेगा, ठीक है ना। एनर्जी हम लोग इधर पावर, इसके पावर को कंप्रेसर को चलाने के लिए हमको एक देना पड़ेगा, पावर देना पड़ेगा। तो पावर में दे रहा उसके बेस पर कंप्रेसर चलेगा और इधर पावर आउट, जो हमारा हीट एनर्जी लॉस है वो क्या है, तो इधर हमारा पावर इन भी हो रहा है, इधर आउट भी हो रहा है। आउट में क्या है कि ये सराउंडिंग जितने भी टेम्परेचर हीट लॉस हो गए मेरे, वो डब्ल्यू ओ इसलिए ये वाला हीट आउट में है, एनर्जी आउट में आएगा, ठीक है ना। इसको समझेंगे। लेकिन ये वाला समझने से इसलिए ये क्या हुआ, ये वाला कंप्रेसर इन कंप्रेसर में एयर इन हुई, बाहर हुई, एनर्जी इन हुई, बाहर हुई, तो पर्टिकुलर ये वॉल्यूम, ये जो सिस्टम में स्टडी करूंगा इसको बोलूंगा मैं कंट्रोल वॉल्यूम। कंट्रोल वॉल्यूम क्या है कि मेरा एक रीजन में एक सर्टेन मास का एयर फीड हो रहा है, सर्टेन मास का एयर फीड हो रहा है और एक सर्टेन लिमिट में बाहर निकल रहा है। तो स्पेसिफिक रीजन, इसमें मेरा मास फिक्स नहीं है, इसमें मास पूरा वेरिएबल में है, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, सर्टेन वॉल्यूम वाला एयर अंदर एंटर करेगा, उसके बाद कंप्रेस होने के बाद वो वाला स्पेसिफिक पॉइंट पे उसको आउट करेगा, उसको बोलूंगा मैं कंट्रोल वॉल्यूम। और ये मेरा रहेगा, ठीक है ना, ये मेरी रहेगी बाउंड्री, सिस्टम बाउंड्री रहेगी। सिस्टम बाउंड्री कब काम आएगी अपने को, कि यदि मेरे को स्पेसिफिक कंप्रेसर का एक स्टेज है, एक सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, इसको स्टडी करने के लिए मेरे को वो रीजन का मैं स्पेसिफिक मास, वॉल्यूम, प्रेशर कंसीडर करके उसको पूरा स्टडी करूंगा। तो वो कंसीडर करने के लिए मेरे को एक सिस्टम बाउंड्री की जरूरत पड़ेगी, और बाउंड्री के बाद मेरे को कंट्रोल वॉल्यूम मिलेगा। उसके बाद तो मेरे को पार्टिकुलर कंप्रेसर में स्टडी यदि करना है तो उसमें मेरे को काम आएगा कि इसको वर्क कैसा करता है ये वाला, ठीक है ना। इसका दूसरा हम लोग समझेंगे ये वाला, इसमें यदि हमारा कंप्रेसर इसके सिलेंडर है, ठीक है ये वाला, कंप्रेसर हमारा ये बोले आईसी इंजन बोलेंगे हम लोग। तो आईसी इंजन में हमारा क्या प्रिंसिपल पे काम कर रहा है कि एक सिलेंडर रहती है, ये अपना जो रहता है, ये पिस्टन रहता है, तो कुछ सर्टेन क्वांटिटी की एयर इसमें फीड होगी, इसके बाद इधर स्पेसिफिक रीजन वाला जो वॉल्यूम है मेरा मास इधर एंटर हो गए वाला, ठीक है ना। उसके बाद इधर एक वर्क मिलेगा जिससे पिस्टन डाउन आएगा। उसके बाद यदि मेरा सिस्टम में कंप्रेशन आया, ठीक है ना, तो ये सिस्टम हम लोग अपना पेट्रोल इंजन में इधर स्पार्क प्लग से उसमें फ्यूल इंजेक्ट करता हूं मैं। उसके बाद कंप्रेस होने के बाद यदि उसमें जो केमिकल प्लस एयर के कांटेक्ट में आने के बाद उसमें हीट पैदा होगी, उसके बाद जो पिस्टन नीचे आएगा, उसके बाद वर्क मिलेगा, फिर वो पिस्टन ऊपर आएगा तो एग्जॉस्ट होकर बाहर निकलेगा, ठीक है नहीं वाला। तो इसमें ये क्या रहेगा, आउट और इन, ठीक है ना, ये मिला हमारा को वर्क मिलेगा। तो इसमें भी मेरे को क्या है, ये पर्टिकुलरली सिस्टम को बोलूंगा मैं कंट्रोल वॉल्यूम। कंट्रोल वॉल्यूम में क्या हुआ मेरा, ये एक तो एयर इन हुई, एयर ये एग्जॉस्ट आउट हुआ, और जो मेरे को वर्क मिला, और सराउंडिंग में जो मेरे को जाएगा हीट लॉस, वो मेरा हीट आउट हुआ, ठीक है ना। तो इसको भी इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। हमारे पावर में जितने भी जो बताया गया मैंने, वो मेजॉरिटी हमारा जो इक्विपमेंट है वो पूरा ओपन सिस्टम में काम आएगा, जैसे एयर कंप्रेसर, पंप्स, टरबाइन्स, ब्लोअर, वो पूरा इसी प्रोसेस को हम लोग को उसको एप्लीकेबल करेंगे। उसको हम लोग जब आगे थर्मोइस्ट पढ़ेंगे तो उसमें हमारा जो है बेसिक जो सिस्टम पर्टिकुलर बात करेंगे, टरबाइन की बात करेंगे, कंप्रेसर की बात करेंगे, उसके प्रोसेस की बात करेंगे, तो अपना कोई ओपन सिस्टम
क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम बहुत उसमें एप्लीकेबल आएगा, इसलिए बेसिक कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। ठीक है, तीसरा आएगा अपना आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम क्या हमारा, तो हम लोग स्कूल लेवल से भी पढ़ते थे वाला कि किसी थर्मोस में गर्म चाय डाल दी हमने, ठीक है ना, कुछ टाइम के बाद वो चाय डाली हमने, तो उसमें नहीं तो चाय ठंडी हो सकती है, नहीं तो चाय बाहर निकल सकती है, ठीक है ना, तो पूरा वो थर्मो तो पूरा क्या होगा, वो आइसोलेटेड रहेगा। तो मैं इधर बता देता हूँ, ये इंसुलेटेड थर्मोस है, ठीक है ना, वाला इसमें इंसुलेटेड दिखाऊंगा मैं इधर, क्या दिखाऊंगा, तो ये पूरा इंसुलेटेड है, ठीक है ना। इसमें मैं गर्म चाय रखता हूँ कुछ टाइम के लिए, तो इसमें चाय बाहर भी निकल नहीं सकती, तो इसकी चाय 1-2 घंटे के बाद चेक करूंगा टेम्परेचर, तो मेरे गर्म चाय मिलेगी, ठीक है ना। तो इसमें क्या मेरे हीट बाहर भी निकलती नहीं है और मेरा मास इसके अंदर ही पड़ा हुआ है, तो उसको बोलूंगा मैं आइसोलेटेड सिस्टम। लेकिन ये पर्टिकुलर कुछ स्पेसिफिक कंडीशन के लिए ठीक है, इसको मैं बोलूंगा 99% इसमें क्या है, कुछ यदि आपका इंसुलेटर सही रहेगा तभी ये प्रिंसिपल एप्लीकेबल होगा। यदि मेरी हीट धीरे धीरे बाहर निकल जाए कुछ टाइम के बाद, यदि 1 दिन के बाद 2 दिन के बाद निकलूंगा, तो उसको मैं पूरा मैं आइसोलेटेड सिस्टम नहीं बोलूंगा मैं, ठीक है ना। हाँ, इसका वो यदि स्पेसिफिक इंसुलेट सरफेस है, इसमें टेम्परेचर में यदि मास में रखता हूँ, उसके बाद टेम्परेचर यदि फिक्स रहता है मेरा, तो उसको मैं बोलूंगा आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ हमारा ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम का डिटेलिंग खत्म हुआ। हम लोग आगे चैप्टर में जाएंगे। अभी हम लोग बात करें थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी। कोई भी स्पेसिफिक सिस्टम को मेरे को एनालिसिस करना है, तो पर्टिकुलर कुछ पॉइंट पे मेरे को उसका कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए। वो क्या इंडिकेट करेगा, वो मेरा पर्टिकुलर स्पेसिफिक रीजन, मेरा जो पाथ है, मेरा ये जो सिस्टम है, वो कौन से लेवल पे है, वो स्टडी करने के लिए मेरे को प्रॉपर्टीज उसकी मालूम होनी चाहिए। तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज क्या है, तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिस्टम डिफाइन एज अ प्रॉपर्टी, ठीक है ना। जो कैरेक्टरिस्टिक रहेगी सिस्टम की, उसको हम लोग बोलेंगे प्रॉपर्टीज। तो इसमें 2 टाइप की प्रॉपर्टीज है, इंसेंटिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना। इंसेंटिव प्रॉपर्टी, जो सिस्टम की प्रॉपर्टी नॉट डिपेंड ऑन मास, जिससे वो इंडिपेंडेबल है, यानी वो चेक करने के लिए मेरे को मास की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको बोलूंगा मैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। उसको याद रखने के लिए क्या करना है, IN और IN, तो दोनों में समझ मालूम पड़ जाएगा आपको कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी उसको बोलती है। जैसे कि पर्टिकुलरली मेरे को ये रूम है, रूम में मेरे को क्या प्रेशर वॉल्यूम है, ठीक है ना, प्रेशर और टेम्परेचर है, तो उसको मेरे को चेक करना है, इंसेंटिव में मालूम पड़ जाएगा। जैसे हम लोग आगे पढ़ा माइक्रोस्कोपी, फिजिकल बॉडी प्लस टेम्परेचर से बॉडी का टेम्परेचर स्कैन करूंगा, इवन वो मीटर से मैं अपना बीपी चेक करूंगा, तो उसको बोलेंगे हम लोग माइक्रोस्कोपिक अप्रोच बोलेंगे। तो माइक्रोस्कोपिक बेसिकली अप्रोच वो इंसेंटिव प्रॉपर्टी के बराबर ही होगा, जिसमें हम लोग सिस्टम में क्या चेक करते हैं, प्रेशर प्लस टेम्परेचर चेक करते हैं, ठीक है ना। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो क्या है, जिसको मेरे को डिपेंड ऑन मास, ये मेरे को मास पे डिपेंड रहेगा, जैसे कि वॉल्यूम है, एनर्जी है, क्वांटिटी ऑफ मास इंक्रीज किया है, ठीक है ना। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या हमारा, जिसपे पूरा डिपेंड ऑन मास रहना पड़ेगा, वो मास को लिए बिना हम लोग कोई भी सिस्टम का पर्टिकुलर रीजन हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं, उसको बोलूंगा मैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का एग्जांपल क्या हमारे पास है, वॉल्यूम है, एनर्जी है, ठीक है ना। तो वो क्या करेगा, जैसे जैसे मेरा मास इंक्रीज होगा, ऐसे उसकी एनर्जी भी इंक्रीज होगी। यदि मैं 1 kg का मास लूंगा, ठीक है ना, उसमें मैं एनर्जी फीड करूंगा, 2 kg का लगाऊंगा तो भी उसको फीड करूंगा, तो वो इंक्रीज होती रहेगी, तो पर्टिकुलर मास पे डिपेंड रहेगी हमारा। तो मास पे डिपेंड होने के लिए उसको बोलेंगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोलेंगे, जो माइक्रोस्कोपिक अप्रोच के बराबर है। जो माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस हम लोग किया था, तो वही इसमें हम लोग एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी भी वही एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है ना। देखिए आगे हमने पढ़ा कि कोई भी सिस्टम की प्रॉपर्टीज अपने को मालूम होगा तो पर्टिकुलर प्रोसेस कहां पे है वो मालूम पड़ेगा, ठीक है ना। तो उसको आगे डिटेल में समझने के लिए मैं एक थर्मोडायनामिक स्टेट एंड प्रोसेस जो हम लोग देखेंगे अभी। तो थर्मोडायनामिक स्टेट एंड प्रोसेस है क्या बेसिकली,
यहाँ पे मेरा एक पॉइंट है, एक सिस्टम का मेरे को प्रेशर मालूम है और वॉल्यूम मालूम है, उसको मैं प्लॉट करता हूँ, एक मेरा पीवी डायग्राम में प्लॉट करता हूँ, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, पी और पी क्या है वाला पी वॉल्यूम ठीक है ना। अभी इसको प्रोसेस को समझने के लिए मैं इधर थोड़ा सा मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, जो हमारा आगे देखा उसका छोटा ही डायग्राम वाला है, ठीक है ना। ये क्या है, पंप है, ठीक है ना, ये बॉयलर्स है, ये टरबाइन्स है और एक कंडेंसर है। जैसे हम लोग आगे जाना कि बॉयलर्स को पानी फीड पंप से फीड करते हैं, उसके बाद जो स्टीम बनती है वो टरबाइन को रोल करती है और कंडेंसर उसको वापस सर्किट में पूरा घूमता रहता है, ठीक है ना बात। तो यदि मेरे को इसका पर्टिकुलर सिस्टम में जानना है ये वाला, तो ये पॉइंट का मेरे को प्रेशर एंड वॉल्यूम मालूम होना चाहिए, तभी इसको मैं जब प्लॉट करता हूँ, ठीक है ना ये वाला। तो पर्टिकुलरली ये ठीक है। अभी जैसे जैसे प्रोसेस में कुछ प्रेशर उसका बढ़ेगा, समझो मैं इधर अपना फीड पंप है, ठीक है ना, इधर मेरा प्रेशर है एक्स, ठीक है ना। या प्रेशर को मैं बोलूंगा इधर बार बोलूंगा मैं 10 बार, ठीक है ना, और कुछ एक्स वॉल्यूम उसका, ठीक है। तो यदि मैं उसको पंप के थ्रू फीड करके उसको ज्यादा प्रेशराइज करूंगा, ठीक है ना, तो मेरे को इधर क्या मिलेगा, ये पॉइंट से प्रेशर बढ़ता हुआ इधर जाएगा, ठीक है ना। तो कंटिन्यूस स्टेट यदि मेरा चेंज होगा, इसका चेंज होगा मास का, इसका जो हमारा सब्सटेंस है उसका प्रॉपर्टी चेंज होगा, तो ये क्या करेगा, पॉइंट नंबर 1 to 2 जाएगा, ठीक है ना। ये इंडिकेट करेगा अपने को है ये वाला, ये मेरा जो स्पेसिफिक रीजन में जो प्रेशर वॉल्यूम था उसको कंप्रेस करके मैंने एक पर्टिकुलर रीजन पे लाया, ठीक है ना, जिसका टेंपरेचर और वॉल्यूम अलग डिफरेंस मिलेगा, ठीक है ना। तो ये पूरा सिस्टम को मैं बोलूंगा, ये पूरा कंटिन्यूस स्टेट बनेगा, ठीक है ना, जिसका पूरा इक्वल सिग्नल रहेगा वाला, वो सिस्टम पूरा कंप्लीट होने के बाद पूरा प्रोसेस बन जाएगा, ठीक है ना। प्रोसेस किसको बोलेंगे हम लोग, यदि मेरा मैं इधर समझा दूं कि ये 10 kg के मेरा बार का प्रेशर है, इधर पंप है मेरा, ये पंप को फीड करके मैं यदि इसमें 100 बार, ठीक है ना, प्रेशर कन्वर्ट करता हूं ये वाला, ठीक है ना। तो ये मेरा एक प्रोसेस हुआ कि इधर पॉइंट नंबर 1 से लेके पॉइंट नंबर 2 पे ये लिक्विड पहुंचा, ये सर्टेन प्रेशर और वेलोसिटी पे पहुंचेगा, ठीक है ना, जिसको मैं इधर प्लॉट किया हुआ है। तो यहाँ पे प्रोसेस क्या दिखा रहा है अपने को, चेंज ऑफ स्टेट, ठीक है ना। ये इसके जो रहेगा ये बात इधर भी देखेंगे हम लोग, ठीक है। अभी इधर बोलने का देखेंगे, बोलने में क्या हो रहा है अपना, ये पानी यदि मैं कुछ टेम्परेचर कुछ प्रेशर टेम्परेचर फीड कर रहा हूँ इधर में, ठीक है ना, इधर मैं P1 करता हूँ मैं, इसको मैं मारूंगा, इधर मैं मारूंगा 100 बार है मेरा पानी का प्रेशर है और 250 डिग्री टेम्परेचर है पानी का, ठीक है ना। ये बोलने को फीड करने के लिए मैं यदि एग्जांपल दे रहा हूं आपको कि कैसा उसको फ्री स्ट्रेंथ होगा, ठीक है ना। तो यहाँ मेरा जो लिक्विड है एक 100 बार और 250 डिग्री टेम्परेचर पे लिक्विड मेरा मैं बोले में फीड कर रहा हूँ और नीचे मैं उसको हीट दे रहा हूँ, ठीक है ना। इसको मैं थोड़ा अलग से बना दूंगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या किया मैंने, 10 बार का प्रेशर है मेरा, ठीक है ना, और इधर मैंने 100 बार किया 2 पाउंड, ठीक है ना। अभी 100 बार का प्रेशर, ठीक है ना, इधर टेम्परेचर सेम रहेगा, मेरा टेम्परेचर मेरा मानो इधर 80 डिग्री था, ठीक है ना, तो इधर मेरा 80 डिग्री मानूंगा, ठीक है ना। इसके बाद में यदि ये सेम प्रेशर टेम्परेचर का पानी मेरा बॉयलर में फीड करूंगा मैं, तो इधर मेरा क्या होगा, प्रेशर मेरा कांस्टेंट रहेगा, P is constant during the boiler, और टेम्परेचर मेरा वेरी करेगा। टेम्परेचर बोले तो क्या है, क्यों वेरी करेगा, क्योंकि मैं इसमें हीट दे रहा हूँ, हीट एनर्जी को मैं अंदर बॉयलर में फीड कर रहा हूँ, उसलिए वो लिक्विड स्टेट वाला पानी हीट गेन करने के बाद उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा विद सेम प्रेशर। यहाँ मेरा प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ खाली मेरा टेम्परेचर चेंज होगा, ठीक है ना। तो यहाँ 80 डिग्री से मेरा टेम्परेचर कितना आएगा, 350, और जो भी हो अपना जो तो खाली समझने के लिए बता रहा हूँ आपको, 450 होना, ठीक है ना। तो ये पर्टिकुलर प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ठीक है ना, ये वाला P1 है और P1 ठीक है ना, इसको बोलूंगा मैं ये वाला,
बात करेंगे ऐसा, ठीक है। तो इसको बोलूंगा मैं प्रोसेस कंटिन्यू चेंज स्टेट, ठीक है ना। जैसे हम लोग देखा इधर कि इधर पानी था मेरा, वो कंटिन्यू प्रोसेस चेंज करने के बाद पॉइंट नंबर 1 से 2 और 2 से 3 में गया, ठीक है। ये वाला मैं बोलूंगा मैं 1 2 और 3 बोलूंगा, मैं वापस 4 बोलूंगा। तो ऐसा करके ये मेरा पंप फ्री हुआ, फिर उसको टेंपरेचर गेन किया, टेंपरेचर गेन के टाइम प्रेशर कांस्टेंट रहा, फिर उसको मैं टरबाइन वर्क करूंगा, वर्क करने के बाद कंडेंसर आए तो उसको वापस सर्किट में लिया है। तो इसको एक ऐसा साइकिल बनेगा, ठीक है ना। अभी इसको लोग देखेंगे प्रोसेस कितना टाइप का रहता है, ठीक है ना। प्रोसेस कितना टाइप का रहता है वो सिस्टम समझने के लिए लोग बात करेंगे। इसकी पॉइंट नंबर 1 रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस, दोनों को समझना एकदम इजी है। ये नाम से मालूम पड़ता है प्रोसेस क्या क्या है हमारा, ठीक है ना। रिवर्सिबल प्रोसेस किसको बोलते हैं, तो इधर हम लोग दूसरा एक डायग्राम जोड़ेंगे, ठीक है ना। तो ये पर्टिकुलर रीजन में मेरा एक मास है, जिसकी एक सिस्टम का मेरे को पी एंड बी मालूम है, ठीक है ना। ये वाला गिवन मालूम मेरे को है। तो ये सिस्टम है, यदि मैं कंटिन्यू फ्लो करूंगा उसको, ठीक है ना, तो एक स्पेसिफिक रीजन पे मिलेगा मेरे को वर्क मिलेगा वाला। इधर पॉइंट नंबर 2 पॉइंट नंबर 1, ठीक है ना। जैसे इधर देखा पॉइंट नंबर 1 पॉइंट नंबर 2 क्या किया मैंने, ये पंप को फीड किया प्रेशर और इधर ये किया, ठीक है ना वाला। तो अभी क्या है मेरा रिवर्सिबल प्रोसेस में मेरा 1 नंबर से 2 नंबर गया, तो इसी पार्ट में मेरे को भी वापस आना है। तो विदाउट लॉस, विदाउट एनी मास का लॉस, विदाउट टेम्परेचर लॉस, मैं सिस्टम में वापस यदि आ जाता हूं 1 नंबर पॉइंट में, यदि मैं पॉइंट नंबर 1 से चालू किया, कुछ वापस पहुंचा 2 नंबर पहुंचा विद स्पेसिफिक प्रेशर एंड वॉल्यूम, ठीक है ना। और उसी पार्ट में मेरे को वापस यदि आना है तो मेरा विदाउट एनी लॉस, विदाउट एनी एनर्जी लॉस, मैं सिस्टम को वापस आऊंगा। तो वो सिस्टम को बोलेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस, यानी किसी भी सिस्टम में जो फॉर्म में था उसी फॉर्म में दोबारा आना है मेरे को विदाउट एनी एनर्जी लॉस, विदाउट एनी मास लॉस, तो उसको बोलूंगा मैं रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है ना। तो हमारे पावर प्लांट में रिवर्सिबल प्रोसेस एक आइडल, इसलिए एक कोई पर्टिकुलर रीजन को काउंटिंग करने के लिए यूज करते हैं। बाकी हमारा जो भी पूरा इक्विपमेंट है पूरा इरिवर्सिबल प्रोसेस से होता है, ठीक है ना। अभी हम लोग देखेंगे इरिवर्सिबल प्रोसेस किसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ 1 से लेकर 2 में पहुंचा, एक लिक्विड का फेस चेंज हुआ, ठीक है ना। एक सब्सटेंस का कोई मैटर का पॉइंट हम लोग चेंज किया कि एक पर्टिकुलर वेलोसिटी प्रेशर से दूसरे पे गए, लेकिन वापस यदि वो दूसरे फॉर्म में अपने को मिलता है, ठीक है ना। वापस समझो ये मैं फील कर रहा हूं, लेकिन वापस मेरे को उसी फॉर्म में नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि कुछ सिस्टम में फ्रिक्शन होगा, कुछ लॉसेस होगा, उसलिए वो पर्टिकुलर रीजन में वापस सेम रूप पर नहीं आ सकता, लेकिन वो दूसरे रूप पे आता है यदि, ठीक है ना। तो ये सिस्टम को बोलूंगा मैं इरिवर्सिबल प्रोसेस, समझिए। रिवर्सिबल में क्या हुआ हमारा, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में गया, लेकिन वही पार्ट से वापस मेरे को सेम पार्ट में आना है, सेम विदाउट एनी हीट लॉस, विदाउट एनी मास लॉस, ठीक है ना। तो उसको आने के लिए मेरे को कोई लॉस नहीं हुआ, लेकिन मैं सेम जो पहला था ऐसा ही हो गया वाला। उस केस में वो सिस्टम को बोलेंगे, प्रोसेस को बोलेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस। लेकिन हमारे थर्मल पावर प्लांट में मेजॉरिटी सिस्टम इरिवर्सिबल प्रोसेस से काम करती है, ठीक है ना। जैसा हमारा हुआ पंप, कंप्रेसर, टरबाइन, जो एक पर्टिकुलरली मास को फील करता है, लेकिन पूरा 100% बाहर निकालने के लिए उसको कुछ हीट लॉस या कुछ मास लॉस उस पर होता है। इसलिए पूरा प्रोसेस को हम लोग इरिवर्सिबल प्रोसेस से डिफाइन करेंगे, ठीक है ना। तो हमारा आज का बेसिकली ये जो है थर्मोडायनेमिक स्टेट एंड प्रोसेस खत्म हुआ है। अभी रिवर्सिबल प्रोसेस हम लोग को पर्टिकुलरली एक स्पेसिफिक प्रोसेस को एनालिसिस करने के लिए एक हाइपोथेटिकल प्रोसेस है वाली, ठीक है ना वाली, उसको मेरे को एक आदर्श प्रोसेस को एक डिफाइन करने के लिए कि ये परफेक्ट, इसमें विदाउट लॉस यदि मेरे को सिस्टम को काउंटिंग करना है तो कितना एनर्जी मिलेगा, कितना एफिशिएंसी मिलेगा प्रोसेस का, उसको एक इनोवेट करने के लिए मेरे को रिवर्सिबल प्रोसेस काम आता है। बाकी मेरे को ये खाली अपने को नॉर्मल यूसेज में ये वाला काम नहीं आता, ठीक है ना। ठीक है, तो हम लोग इधर हम समझा रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है ना। तो उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ने के लिए एक सिस्टम बनाया क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, ठीक है ना। वो
क्वासी स्टैटिक प्रोसेस बेसिकली है रिवर्सिबल प्रोसेस, ये वाली है। इसको समझने के लिए एक नॉर्मल पिस्टन बना देते हो, ठीक है ना। तो ये पिस्टन में एक मास रहेगा ये वाला, ठीक है ना, जो स्टॉपर का काम करेगा, और एक पिस्टन है वाला, ठीक है। पिस्टन का एक स्टैंड है, ये वाला उसका स्टैंड है, और यहाँ पर मैं एक पर्टिकुलर मास लगा रहा हूँ, एक एम के जी के हिसाब से, इसको मैं के जी में लिखूंगा। तो यदि मेरा ये पिस्टन का मतलब ऐसा रहेगा, ठीक है ना, और इसमें मैं कुछ मास लगा रहा हूं, तो पिस्टन का डायरेक्शन कैसा आएगा, डाउनवर्ड में आएगा। कैसा आएगा, डाउनवर्ड में। ये स्पेसिफिक एक रीजन है, वो रीजन में मैंने पिस्टन असेंबली और वेट लगा, और ये वाला मेरा स्टॉपर है, ठीक है ना। स्टॉपर में क्या करेगा, जब भी मेरा पिस्टन सिस्टम से बाहर नहीं निकले और फ्लक्स नहीं उसके लिए रखा, ठीक है ना, वाला ये उसको बैक करेगा वाला, ठीक है। तो ये सिस्टम में क्या हुआ, ये पर्टिकुलर मास रखने के बाद पिस्टन के मूवमेंट नीचे आई, नीचे आने के बाद क्या होगा, कंप्रेसर उसमें गैस सक्शन करेगी, ठीक है, ये वाला वो पिस्टन गैस नीचे गिरती। अभी मैं उसका सडनली मास रिमूव करता हूँ, सिलेंडर से मास उसका रिमूव करता हूँ, तो क्या होगा, एक तरीके से पिस्टन का झटका तुरंत ऊपर आएगा, और वो झटका क्या ऊपर टच हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये इसमें क्या होगा, पहले तो मास डाउन हुआ, उसके बाद मैंने मास सडनली निकाल लिया, तो वो पिस्टन का झटका एक अप डायरेक्शन बनेगा, और वो सडनली ऊपर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये सिस्टम में क्या होगा, एक मेरा जो वॉल्यूम का जो मास है प्लस प्रेशर है, इसमें कुछ फ्रिक्शन मेरे को मिलेगा। वो फ्रिक्शन के लिए इसको हम लोग रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं बोलेंगे, इसको इरिवर्सिबल प्रोसेस बोलेंगे, क्योंकि क्या है, बेसिकली किसी कंटेंट को मैं पुश करता हूं और वापस झटके से लाता हूं। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं, एक लेडर है, लेडर से मेरे को नीचे उतरना है, ठीक है ना, तो डायरेक्ट मैं अभी जंप लगाता हूं। एक बिल्डिंग से मैं लेडर है, लेकिन फिर भी उसमें बिल्डिंग से मैं जंप लगाता हूं, लेडर का यूज नहीं करता हूं। तो इधर हम लोग वही किया, इधर मास सडनली निकाल दिया। मास निकालने के बाद क्या होगा, पिस्टन का झटका सीधा ऊपर आया, जैसे मैं ऊपर से नीचे गिरा, वो एक इरिवर्सिबल प्रोसेस हुआ, ठीक है ना। अभी वो उसको दूसरी भाषा में समझते हैं, यदि इसका मास में पार्टिकुलर लाइन में, इसके समझो ये वाला क्वांटिटी है, इसको स्लाइस बनाता हूं, ठीक है ना। ये स्लाइस में 10 स्लाइस ऐसी है मास की, ठीक है। तो इसमें मैं इसको ग्रेजुअली रिमूव करता हूं, यानी एक रिमूव किया, उसके बाद पिस्टन का मूवमेंट धीरे बना, दूसरा रिमूव किया, फिर मूवमेंट बना, तीसरा रिमूव किया, फिर मूवमेंट बना। तो उसमें क्या होगा, प्रेशर और वॉल्यूम का ग्रेजुअली उसमें डिफॉर्मेशन आएगा, नहीं कि इनिशियली सडनली जर्क नहीं आएगा। जैसे मैं लीडर से नीचे उतरता हूं, तो मैं स्टेप का यूज करके एक स्टेप उतरूंगा, दूसरा स्टेप उतरूंगा, तीसरा उतरूंगा, तो मेरा ग्रेजुअली फ्लो यूनिफॉर्म रहेगा। तो वो प्रोसेस को मैं रिवर्सिबल प्रोसेस बोलूंगा, कि सीढ़ी से मैं स्टेप बाय स्टेप नीचे उतरता हूं, नहीं कि मैं जंप लगाता हूं, ठीक है ना। तो इसमें दो चीज हम लोग देखी, इसमें क्या देखी हमने, यदि ये पिस्टन के ऊपर वाला मास यदि मैं सडनली निकाल देता हूं, तो ये पिस्टन फ्रिक्शन के साथ ऊपर झटक मारेगा, उसमें इधर हीट लॉस होगा, ठीक है, इधर ना ये वाला हीट लॉस होगा, और उसका आउट इसके जो उसके आउटपुट वाला प्रेशर वेलोसिटी वो चेंज आएगा, वो यूनिफॉर्म नहीं मिलेगा अपने को, ठीक है ना। सेम जो बोला हम लोग, एक सीढ़ी से नीचे उतरता हूं, जंप लगाता हूं, अपने को ग्रेजुअली इसका जो रहेगा जर्क लगेगा वाला। दूसरा सिस्टम क्या समझाएगा, मतलब इसका मास को हम लोग अलग अलग टुकड़ों में उसको रिमूव करते हैं, तो सिस्टम का बैलेंस और वॉल्यूम यूनिफॉर्मली उसको डिक्रीज या इंक्रीज करेगा, ठीक है ना। तो वो सिस्टम को बोलूंगा मैं क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस को डिफॉर्मेशन इसको समझाने के लिए ये आइडियल तरीके से हम लोग यूज करते हैं, ठीक है ना। कोई भी अपने को सिस्टम का मैटर या कोई भी पर्टिकुलर रीजन में अपने को डिफाइन में अपने को स्पेसिफिक वॉल्यूम का एनालिसिस या स्टडी करना हो, तो वो आइडियल प्रोसेस को स्टडी करने के लिए हम लोग ये क्वासी स्टैटिक प्रोसेस और रिवर्सिबल प्रोसेस यूज करते हैं, ठीक है ना। जो अपने को एक मॉडल बनाने में काम आता है कि मेरे को सिस्टम को कंपेयर करना है किसी आइडियल सिस्टम के साथ, तब ये स्पेसिफिक सिस्टम ये प्रोसेस अपने को काम आती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा ये तो अपना प्रोसेस का चैप्टर जो था रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल प्लस क्वासी स्टैटिक प्रोसेस खत्म हुआ, हम लोग आगे जाते हैं, ठीक है ना। अभी बोलेंगे फेज। फेज एक ऐसी टर्म्स है जिसको डिफाइन करना, इसके आप समझ सकते हो। फेज
फेस में क्या होता है, एक सॉलिड होता है, लिक्विड होता है और गैस होता है, ठीक है नहीं वाला। तो जो पर्टिकुलर मास में उसका केमिकल कंपोजिशन प्लस उसका फिजिकल स्ट्रक्चर यदि सेम रहेगा, ठीक है ना, तो उसको बोलेंगे होमोजीनियस सिस्टम। सिस्टम को दो तरह डिफाइन किया हुआ है, एक तो होमोजीनियस और एक है हेट्रोजीनियस सिस्टम, ठीक है ना। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस सिस्टम, उसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक मैटर लेते हैं, मैटर में सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, होमोजीनियस का मतलब क्या हुआ, कोई भी मैटर का केमिकल कंपोजिशन प्लस उसका फिजिकल प्रॉपर्टी सेम रहा तो उसको होमो बोलते हैं, और यदि डिफरेंस रहा तो उसको हेट्रो बोलेंगे। तो हम लोग इसको थर्मल पावर प्लांट में उसका यूज कहां पे है, उसको कैसे इलेबोरेट करते हैं वो आपको समझाता हूं मैं अभी। देखो यहाँ पे हमारे पंप है, ठीक है ना, जैसे हम लोग आगे भी समझे, पंप है, ये बॉयलर्स है, ये टर्बाइन्स है और ये जेट कन्वेयर्स है, ठीक है ना, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिक्विड और गैस की बात करेंगे, दो रीजन की बात करेंगे हम लोग, उस पर समझे कि इसको कैसे इलेबोरेट करते हैं इसको है, ठीक है ना। अभी मेरा इधर एक पंप, ठीक है ना, इधर कुछ पर्टिकुलर प्रेशर से मैं इसको पानी को पंप करता हूँ, ठीक है, ये मेरा लिक्विड फॉर्म है, क्या है, लिक्विड फॉर्म, ठीक है ना। और ये मेरा गैस, ये भी मेरा पंप आउटलेट, जो पंप का इन हुआ उसमें लिक्विड है, आउटलेट में भी लिक्विड रहेगा अपना ये वाला, ठीक है ना। लेकिन जब मेरा ये बॉयलर पंप का जो मेरा इनपुट है, इसको दे रहा हूँ बॉयलर को, जाए बॉयलर को क्या बोलूंगा मैं, इवापोरेटर बोल सकता हूँ उसको, इवापोरेटर, यानी स्पेसिफिक मास को एक हीट गेन करने के बाद उसका यदि फेस चेंज करता है, ठीक है ना, लिक्विड फेज से सॉलिड, लिक्विड फेज से गैस फॉर्म में कन्वर्ट करता है, वो सिस्टम को मैं इधर इवापोरेटर डोमिनेट करूंगा, ठीक है ना वाला। तो इधर मेरा लिक्विड फेज है, इधर से हीट दिया मैंने, तो ये मेरा क्या बना, इधर गैस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है। तो क्या इधर हुआ मेरा, ये लिक्विड से गैस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, ठीक है ना। तो इधर फेज चेंज हुआ। अभी हम लोग स्पेसिफिक बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग क्या करें, फेज चेंज की बात कर रहे हैं। अभी क्या होगा, ये लिक्विड से गैस बनने के लिए कैसे प्रोसेस में हो, जैसे हम लोग छोटा बीकर में समझते हैं, ये हमारा एक बॉयलर में एक स्टीम ड्रम, ठीक है ना, जिसको स्टीम ड्रम की बॉयलर से एक ड्रम का पार्ट बता रहा हूं। यहाँ से पानी फीड हुआ मेरा ये वाला, ठीक है, और यहाँ से पानी मेरा बाहर निकला, ये गैस बना मेरा, ठीक है ना, इसका गैस बनाकर वेपर बन जाने वाला, और यहाँ मेरा लिक्विड है, ठीक है ना। तो जहां पे मेरा हीट मैं ऐड करूंगा तो ये रीजन में क्या होगा, लिक्विड प्लस गैस का रीजन बनेगा, क्या बनेगा इधर, L प्लस जी, ठीक है ना, क्या बनेगा, L प्लस जी। तो यहाँ मेरा लिक्विड फेज था, लिक्विड फेज में क्या मेरा है, इसको मैं लिक्विड फेज बोलूंगा कि इसकी स्ट्रक्चर जो फिजिकल और केमिकल कंपोजिशन दोनों सेम है। यदि मैं उसको नॉर्मल 50 डिग्री मानता हूँ, नॉर्मल टेम्परेचर पर उसको फील करता हूँ, ठीक है ना, पानी प्योर पानी है, ये 30 डिग्री मानता हूँ, ठीक है ना, 30 डिग्री पर उसको फील करता हूँ, तो इसकी दोनों की प्रॉपर्टी मेरी जो थी, केमिकल प्लस फिजिकल स्ट्रक्चर मेरा सेम रहेगा, तो ये पर्टिकुलर लिक्विड को बोलूंगा मैं होमोजीनियस लिक्विड बोलूंगा, ठीक है ना। लेकिन जब हीट ऐड करने के बाद ये पानी स्टीम ड्रम में आता है, तो जब इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, क्या हो जाएगी, लिक्विड से गैस में आ जाएगी, तो दोनों मिक्सिंग जोन में रहेगा, उसको बोलूंगा मैं सैचुरेटेड स्टीम, ठीक है ना, स्टीम। वो क्या रहेगा मेरा, लिक्विड प्लस गैस है। यहाँ पे क्या हुआ, मेरा फिजिकल और केमिकल दोनों चेंज हो गए स्ट्रक्चर वाले, इसके लिए इसको बोलूंगा मैं हेट्रोजीनियस सिस्टम। क्या बोलूंगा मैं इसको, हेट्रोजीनियस सिस्टम। क्योंकि क्या हुआ, इधर मेरा पानी हीट देने के बाद ये पानी को गैस में कन्वर्ट धीरे धीरे होता है, जैसे जैसे हीट ऐड होने के बाद यदि फुल्ली उसको हीट ऐड कर ली तो लिक्विड प्योरली इवापोरेट गैस में हो जाएगा, लिक्विड जो है प्योरली इवापोरेट गैस में हो जाएगा। लेकिन ये धीरे धीरे बन के ये वाला इधर उसको लिक्विड में गैस कराएगा, फिर उसको हीट और गेन करेगा, उसके बाद वो गैस बनेगा, ठीक है ना। तो वापस मेरा इधर प्योर यदि वेपर मानता हूं मैं, इसकी प्योर वेपर 100% यदि वेपर रहेगी ये वाली आउटलेट में, तो ये फिर से होमोजेनियस बन जाएगा। क्यों बन जाएगा होमोजेनियस, क्योंकि इधर मेरे सुपर हीटर की स्टीम, सुपर हीटर स्टीम जो यहाँ पर सुखाने के लिए वो मेरी प्योरली वेपर फॉर्म में रहेगी, जिसमें मेरा पार्टिकल, हम लोग पार्टिकल यदि इसमें बहुत नॉर्मल सुपर हीटर नहीं बनेगी, लेकिन सुपर हीटर में मेरा जो फॉर्म बनेगा वो प्योरली स्टीम फॉर्म रहेगा, उसको बोलूंगा होमोजेनियस फॉर्म बोलूंगा, ठीक है ना।
आगे जब हम लोग टरबाइन का अलग अलग सेक्शन वाइज स्ट्रीम देखेंगे तो हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे सुपर डे क्या होता है, सैचुरेट क्या होता है। ये खाली हमारा जो फेस लेवल जो चेंजेस था वो हम लोग दिखाया हुआ है, ठीक है ना। अभी हम लोग सोलिड की बात करें, सोलिड का एग्जाम्पल सिंपल है। यदि मैं आइस मेरा क्यूब है, ठीक है ना, आइस क्यूब में नॉर्मल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर में उसको रखता हूं मैं 25 डिग्री पे, ठीक है, तो नॉर्मल क्या बनेगा, लिक्विड बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज नॉर्मल है कि सॉलिड से लिक्विड कैसे बनना है और लिक्विड से गैस कैसे बनना है, काफी एग्जाम्पल है। लेकिन मैं थर्मल पावर प्लांट में उसका यूज कैसे आता है वो आपको अभी इलेबोरेट किया हुआ है, जिससे आपको समझ में आया कि पावर प्लांट में अपना होमोजेनियस सिस्टम और हेटेरोजेनियस सिस्टम का काम क्या रहता है, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ बेस खत्म करते हैं। तो आज हम लोग थोड़ा समराइज कर देंगे। स्टीम पावर प्लांट सर्किट समझा, थर्मोडायनेमिक्स कॉन्सेप्ट समझा, टाइप ऑफ सिस्टम समझा। सिस्टम हम लोग देखा, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम। हमारा पावर प्लांट में ओवरऑल जो सिस्टम रहती है वो अपनी ओपन सिस्टम रहती है, वो बात की हमने, जिसमें एयर कंप्रेसर, टरबाइन्स, पंप हम लोग एग्जांपल भी दिया। हम लोग प्रॉपर्टीज की बात की, जैसे टेम्परेचर है, प्रेशर है, वो हमारे इंटेंसिव में आता है, वॉल्यूम एनर्जी है वो हमारा एक्सटेंसिव में आता है। हम लोग स्टेट प्रोसेस ऑफ पार्ट की बात किया, हम लोग स्टेट डिफाइन किया, प्रोसेस किसको बोलते हैं, कि ये पंप का फीड इन और आउट में हम लोग डिफरेंस किया, उसको प्रोसेस कैसे बोलते हैं। फिर हम लोग फेज की बात किया, फेज में हम लोग सॉलिड लिक्विड को कैसा गैस में कन्वर्ट करते हैं वो एग्जांपल हम लोग साथ बात किया। हम लोग प्रोसेस स्टैटिक प्रोसेस समझाया, ठीक है ना। तो हमारा आने वाला वीडियो में अभी क्या रहेगा कि उसका थर्मल डायनेमिक्स लॉ प्लस हमारा स्टीम पावर प्लांट के साइकिल्स, ठीक है ना। ऐसा अलग अलग टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। तो आज का सेशन हमारा इधर खत्म हो रहा है। थैंक यू वेरी मच।